अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आपने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत के आने का दौरा है। हर तरफ यही गुफ्तगू हो रही है कि मरकज़ में कौन वज़ीर आज़म आएगा या फिर सिंध में और बलूचिस्तान असम्बली में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलीज तो पहले डिज़ोल्व हो गई थी और वहाँ पर 2 निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, निगरान हुकूमत का क्या दौरानिया बढ़ सकता है। इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वेनर फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। उनका वैसे तारुफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह सारी दुनिया उनको जानती है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमेशा जो है वो पार्लिमानी सियासत की है और बड़े अच्छे तरीके से तमाम मामलात को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ारूक भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं क्विकली आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊं। फ़ारूक भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि अपना असम्बलियाँ जो बिफोर टाइम डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और उसके बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी और आपको पाकिस्तान में इस साल में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये तय है कि असम्बलियाँ वक्त से कुछ पहले ही तहलील कर दी जाएंगी, ताकि 60 दिन की जगह जो आइन में एक ये सहूलत है कि 90 दिन के लिए कोई निगरान हुकूमत और उसका सेटअप आ सकता है। तो मुझे लगता है एक तो क़ब्ल अज़ वक्त तहलील होंगी असम्बलियाँ, जो तकरीबन तय है। बल्कि ये दूसरा, यकीनन आइन के जब सारे तकाज़े पूरे हो रहे हैं, असम्बली आप क़ब्ल अज़ वक्त तहलील कर रहे हैं और 60 दिन की जगह 90 दिन का मार्जिन पहले ही ले रहे हैं, तो अगर एक ही उसमें थोड़ी सी पेचीदगी है, वो है हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी पर। और नई मरदमशुमारी पर जब अरबों रुपए खर्च हुए हैं और MQM का ये मुतालबा है कि खुदा करके अब एक मौका है हमारी कड़ी निगरानी और चौकीदारी की वजह से, जब हमने सूबाई हुकूमत की इंतज़ामिया और उस चोर को बेनकाब किया कि जो जानबूझ के इन्यूमरेटर शुमार कुनंदान की ज़रिए से हमारी आबादी को कम करता है, दबाता है, छुपाता है और लापता करता है। तो इस मरतबा हमारी उस कड़ी निगरानी की वजह से, जिसमें फिर टाइम एक्सटेंड होता रहा, फिर उसके बाद जो है वो उस वेरिफिकेशन का मरहला आया, फिर पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे, तो उन सारे मरहलों में 7 अप्रैल तक आबादी तो 1,40,00,000 थी। और जब हमारी ये बहुत ज़्यादा हुज्जत हुई और जो बिल्डिंग इमारतें नहीं गिनी गई या जहाँ जहाँ नई बस्तियाँ थीं, पहाड़ियों में बसने वाले मेरे पख्तून भाइयों की बड़ी एक आबादी वहाँ बसती है, फिर उसके बाद जो कच्ची आबादियाँ 4,000 हैं। तो जब ये सारी चीज़ें डिजिटल डेटा से वेरीफाई हो गई, तो अब अल्लाह खुदा करके पहली बार मौका मिला कि एक बाइज़्ज़त, एक काबिल कबूल, एक माकूल मुझे लगता है कि आबादी का शुमार हो सकता है। तो हमारी जो सीटें कम हो जाती हैं आबादी कम होने से, जो हमारे तरक्याती तामीराती फ़ंड्स कम हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मरतबा एक चांस है। तो ये चांस क्यों नहीं थे? और ये हमारे ईमा पे, हमारे मुतालबे पर हो रही है ना, तो ये पेचीदगी। लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी से बात की थी, वो थी बेज़ाब्तगियाँ जो वोटर लिस्टों में हैं, तो उसकी दुरुस्तगी पर भी वो आमादा है। और नादरा के पास ऐसी कमांड है कि आर्जी और मुस्तकिल पतों के अलावा अगर कहीं पर किसी का वोट डला है और कराची से बाहर डला है, तो लाखों लोग ऐसे उनके वोट वापस आ जाएंगे। तो जब ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है, तो वो मसला भी हल हो, आबादी का सही शुमार हो जाए। कराची से तो पढ़े लिखे लोग ही आएंगे ना असेंबली। अच्छा, फिर कोई ज़बान बोलने वाला वो कराची में रहता है, हर ज़बान बोलने वाला हर इलाके का पाकिस्तानी रहता है। तो ये एक मिनी पाकिस्तान को सही मानों में, इसके मेल्टिंग पॉट को इसको मेल्ट होने दें, इसमें सारी इकाइयों को बाहम शीरो शकर होने दें, उनकी नुमाइंदगी सही आने दें। तो मेरे ख्याल में 15 दिन का फ़र्क पड़ सकता है। 3 महीने की जगह 90 दिन की जगह 105 दिन हो जाएंगे, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा फ़ारूक भाई, ये भी आईनी तकाज़ा है कि अगर डिजिटल डेटा से फ़ारूक भाई, आपने मरदमशुमारी का जिक्र किया, ये तो बड़ा एक दुखता हुआ पॉइंट हमेशा जो है वो MQM ने इस बात को जो है रेस किया और कराची से ही लगता है कि ज़्यादती होती है इस किस्म की। तो ये अब अगर पुरानी मरदमशुमारी पे अगर इस वक्त इलेक्शन कराएंगे तो क्या वो आपको काबिल कबूल होगा? क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी पे जाएंगे तो उसमें तो हल्का बंदियाँ करने में मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने मज़ीद लग सकते हैं। तो आपकी इस वक्त क्या चॉइस होगी कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करवा दिए जाए या नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों का इंतज़ार किया जाए? 2-3 रोज़ कबल जब हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना के मुतल्लिक़ा वज़रा के साथ हमारा एक वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में मिला, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म ने हमें वाज़े तौर पर ये इस बात की यकीन दहानी कराई कि MQM हमारी अहम इत्तेहादी है और जो भी निगरान हुकूमत के क़याम के साथ इंतखाबात की तैयारी और जो हल्का बंदियाँ हैं
और जो मरदमशुमारी है उस पर सारी बात करने के बाद फैसला एमकेएम के साथ एमकेएम की जो मुशावरत है उसके साथ होगा। तो बड़ी उन्होंने तसल्ली तो कराई हमें यकीन है कि पुरानी मरदमशुमारी पे अब नहीं होनी चाहिए। और ये पीएमएलएन का ही कमिटमेंट था जब पिछली मरतबा 2017 में हमने सबूत व शवाहिद के साथ असम्बली में सारी चीज़ों को बेनकाब किया था। तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी थे, उन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे 5% आबादी का, तो वो नहीं हुआ। फिर पीटीआई और एमकेएम की जब हुकूमत बनी तो पीटीआई ने कहा कि हम 5 साल में मरदमशुमारी कराते हैं, हम 10 साल का इंतज़ार क्यों करें। कराची को अगर इससे फ़ायदा पहुंच सकता उनका हक़ है। कराची का मतलब है पाकिस्तान के सारे जो रहने वाले। फिर पीएमएलएन की हुकूमत ने, जो पीडीएम की हुकूमत है, उसने हमारे साथ एग्री किया और मरदमशुमारी कराई। अब जब मरदमशुमारी हो चुकी है तो उसके नताइज पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे के बाद अब जो आने अगर वो आ जाएं, उसका भी बाकायदा ऐलान हो जाए और निगरान हुकूमत के 90 दिन ले लें, 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना और ले लें, 30 दिन, तो 90 दिन की जगह अगर 105 दिन लग जाएंगे तो ये हो सकता है ना मज़ीद 3, साढ़े 3 महीने, 4 महीने नहीं चाहिए। अभी 30 जुलाई को ऐलान हो, आप यहाँ से काउंट कर लें, निगरान हुकूमत के 90 दिन ले लें। इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो हल्का बंदियाँ हो सकती है और ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैं क्यों स्पेकुलेशन में जाऊँ। मुझे वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है, मैं तो इसी पर बैठ करूँगा, इसी पर बाजी लगाऊँगा कि नई मरदमशुमारी पर। मेरा मुतालबा भी यही है। और अगर अल्लाह ना करे नहीं होती है तो फिर मैं अपनी जो भी हिकमत अमली की वाज़े करूँगा। लेकिन कब तक हमें डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे, जेरीमेंडरिंग होगी। अगर शफ़ाफ़ मरदमशुमारी नहीं होगी, मुकम्मल मरदमशुमारी नहीं होगी, तो फिर कैसे शफ़ाफ़ इंतखाबात होंगे। पिछले सारे इंतखाबात में हमें इस बुनियादी हक़ से महरूम रखा गया, लेकिन अब वक्त आ गया है हमें हमारा ये हक़ दे दिया जाए। अच्छा फारूक भाई, हमने हमेशा ये देखा है कि एमकेएम की पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहमियत रही है। जब आपका 9-0 भी होता था उस वक्त हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर हुकूमत बनानी है वो वहाँ जाती थी, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाते थे। यानी कि हमेशा एमकेएम जो है वो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स में शामिल रही है। लेकिन शायद आपकी हमेशा इससे ये शिकायत रही है कि जो कराची और हैदराबाद में मुहाजिर है या जो भी आबादी है वहाँ की, उसके हक़ के लिए हम हमेशा आप लोग लड़े हैं, लेकिन आपको कभी भी हकूक़ मिल नहीं सके। तो अभी भी आपका जिस तरह इल्हाक है मरकज़ के अंदर और जो आपके साथ वादे किए गए थे, तो क्या गवर्नमेंट ने वो कुछ वादे उसमें से पूरे किए? अब मैं समझता हूँ कि वो जो वादे पूरे किए थे वो तो बिल्कुल इसी तरह के वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। और जाहिर है कि हमेशा ऐसा लगता है कि पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर, और फिर पीटीआई भी 4 साल क्या किया उन्होंने भी, अगर देखें उनके साथ एमकेएम थी ना, तो एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय लगता है कि कराची उनकी सबसे आखिरी तरजीह है। चाहे 14 सीट वज़ीर आज़म और हुकूमती जमात को पहली बार पीटीआई को मिली थी, और फिर उनका जो एक हलीफ था वो भी कराची से एमकेएम थी, अपनी 7 सीटों को लेकर, जो बाद में 8 हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ख़ुद अपने असाब पर 18वीं तरमीम को सवार कर लें पीटीआई के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म और पूरी पीटीआई, और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और एमकेएम के जो मेयर उसको मजबूत ना करें, उसके ज़रिए से कराची में जो बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कोई कोशिश ना करें। 3 छिके हैं आइन में ऐसी, आर्टिकल 160 का क्लॉज 4, आर्टिकल 149 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 140A अगर उस पर मनोन अमल दरामद करें, उसके ज़रिए से कमीशन बनाएं, तो वसाइल, इख्तियार, इख्तदार, सारी चीज़ें बल्दियाती इदारों को, ज़िलों को, शहरों को, देहातों और कस्बों को मुंतकिल किए जा सकते हैं। तो रास्ता निकालने की बात है ना कि जब आप कोई रास्ता निकालें, और सियासी लोगों का तो काम है कि आपस में मकालमा करें, बैठें, सर जोड़ें और रास्ता निकालें। मैंने तो ये 3 मशवरे खालिद मकबूल भाई को उस वक्त दिए थे, ये मशवरे मैंने इमरान खान उनकी पूरी टीम को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कौमी इत्तफाक़ राय कि कराची सोतेला है, सोतेली माँ उसके साथ सोतेला वाला सलूक, बल्कि बदतरीन। और पीपल्स पार्टी के वडेरे जागीरदारों ने तो 140A की हमारी पिटीशन थी बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को मंजूर कर लिया और कहा कि ये सारे इख्तियारात जो कचरा उठाने के हैं, जो निकासी आपके हैं, जो फरामी आपके हैं, जो मास्टर प्लान के हैं, जो तामीरात के हैं, जो टाउन प्लानिंग के हैं, ये सारे इख्तियारात नीचे जाने चाहिए। लेकिन जो 2013 का बल्दियाती कानून है उसमें कोई तरमीम नहीं हुई, और हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप के माहिदे में पीपल्स पार्टी ने एग्री किया। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबरा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसमें गारंटर है।
कुछ नहीं कर सके। चले अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया ना ऊपर, अब जो बचा है कि निगरान हुकूमत के क़याम में सूबाई निगरान हुकूमत बने और मरकज़ में वफाक में, उसमें हमें हमारी मशावरत से बने। जी मैं फारूक हमें भाई इसी उसमें तरफ जो आ रहा हिस्सा था। हमारा होता है वो फारूक हमें भाई मिलना। यहीं पे मैंने सवाल आपसे ये पूछना था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब अदम एतमाद आ रहा था पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त भी एमक्यूएम की 7 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी कि वो अगर ना शामिल हुए जी हाँ, सही पीडीएम के साथ तो नक्शा तब्दील हो सकता है। लेकिन जब एमक्यूएम ने ये फैसला किया और पीडीएम का साथ दिया तो पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। तो यानी कि आपका बड़ा अहम रोल रहा इस हुकूमत के भी बनाने में। तो क्या इस वक्त जो निगरान गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, निगरान वज़ीर आज़म लाने की बात हो रही है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि डोमिनेंसी जो है वो दो ही पार्टियों की नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी या नून लीग। मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ नज़र आए जिस तरह दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी। तो क्या एमक्यूएम से कोई मशवरा किया जा रहा है या आपने कोई अपना कैंडिडेट बताया है अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए? हमने देखे जो हमारी एक मुलाकात हुई वो भी वज़ीर आज़म ने हमें ख़ुद दावत दी थी कि आए मशावरत शुरू करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी कोई हतमी फ़ैसला हुआ नहीं है। तीन रुकनी कमेटियाँ बनी हैं सारी सियासी जमातों की। तो पीएमएलएन के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें हमारी भी एक 3 रुकनी कमेटी है जिसमें अमीनुल हक साहब हैं, मैं हूँ और मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस मसले पर और हमने अपनी तरफ से सूबाई वज़ीर आला के लिए तो नाम जो सीनियर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उनका बड़ा एक अच्छा नाम है शोएब सिद्दीकी, तो हमने वो नाम प्रपोज़ किया है। वज़ीर आज़म के लिए भी हमने 1-2 नाम दिए लेकिन मैं अभी उस पर कोई बात करूँगा नहीं। तो देखिए जब ये बात तय होगी, इस पर जब बात हतमी तौर पर होगी तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का कहना है कि वो हमारी मशावरत से आगे बढ़ेंगे और वो हमें अब साथ रखना चाहते हैं। ये नहीं है कि काम निकल गया तो हमें एक तरफ रख दें कोने में, फिर इलेक्शन होंगे, फिर हमारी ज़रूरत होगी आएगी। ये तय करना है और हमने उन्हें यही बात की, आप तय कर लें कि हम आपके हलीफ हैं तो सियासी जमहूरी इस्तेहकाम के लिए क्या एक तरफ़ा हम कुर्बानी दें। और जब ये मैशर यौम रोज़े मैशर की तरह अब अफरा तफरी है, इंतखाबात की बसात बिछ रही है, तो आप जो है वो नज़रें बदल लें और उसके बाद आप सिर्फ अपने मफाद के लिए सारी फ़ैसले करें। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमें हमारी ज़रूरत है उन्हें आज भी और मुल्क को ज़रूरत है, कौम जो है जो सियासी और जो जमहूरी इस्तेहकाम है उसके लिए हमारी ज़रूरत है और कौमी इस्तेहकाम के लिए एमक्यूएम का एक किरदार है, वो इस बात को मानते हैं। चले ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पे हमसे छोटी मशावरत सी होगी ब्रेक पूरी। लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दूंगे स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा फारूक भाई ये बताइएगा कि कराची हमेशा से रोशनियों का शहर कहलाता रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, पिछले 15 साल से भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। लेकिन जब जमात इस्लामी के मेयर आए उसके बाद आप भी मेयर रह चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, तो उस वक्त तो पाकिस्तान की कराची की कुछ रोशनियाँ बहाल होती रहीं, शहर की कुछ अच्छी सूरत हाल थी। लेकिन अब देखने में आता है कि बल्दियाती इंतखाबात हो या कोई और मामला हो, कराची की तो बहुत ही बुरी हालत होती चली जा रही है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नसीब सिद्दीकी भाई देखें, जो डाउनफॉल हुआ ना एमक्यूएम का, उसकी 2 बड़ी वजूहत थी। एक तो मुसलसल साजिशों का सिलसिला भी था और एक नापसंदीदगी थी, एक जायज़ बच्चा लेकिन नापसंदीदा। तो रुकावटें बहुत थीं, कौमी परवाज़ को रोका गया, हमें काम नहीं करने दिया गया। तो ये तो और फिर हमारे ऊपर रियासती जबर और ऑपरेशन का सिलसिला भी रहा। तो 50% तो ज़ाहिर उसका दखल रहा और बाकी 50% हमारी गलतियाँ, कुछ गलत फ़ैसले, उसके नतीजे में भी फिर तकसीम दर तकसीम जो कुछ हुई और जिन हालात में फिर लंदन से हमें अलग होना पड़ा, ये सारी बातें आपके सामने। तो देखें, चले हम तो रूबाए ज़वाल हुए, नीचे आ गए, लेकिन जो हमें रिप्लेस भी किया जिन जमातों ने या ख़ास तौर पे पीटीआई ने, तो उसने 4 साल में क्या कर लिया। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आ गए पीपल्स पार्टी के 1.5 साल तकरीबन, तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। और अब जैसे तैसे बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उसमें ज़बरदस्ती जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने मेयर को ले आई, हल्का बंदियों में बल्दियाती जो ज़्यादती हुई। तो चले मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें सियासी तौर पर इंतखाबात में प्रॉपरली रिप्लेस कर दें। देखिए जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें कम से कम 6 सीटें हमारी कम से कम छीनी गई थी, कम से कम 6 सीटें, 6 से 8। तो चले आपने 14 सीटें ले ली थी, आप कुछ कर लेते, लेकिन आपने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। रोना रोया कि सूबाई खुद मुख्तारी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के पास तो बिला शिरकत गैर 15 साल थे।
चाहे वसीम अख्तर मेयर थे MQM के, लेकिन इख्तियारात और वसाइल तो सारे के सारे वज़ीर आला क़ायम अली शाह या मुराद अली शाह के पास थे। तो ज़रूरी तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर उनका आता या मेयर उनका आता। सारे इख्तियारात तो बल्दियाती पार्क थे, गज़ब शुदा थे, गज़ब किए हुए थे और वज़ीर आला हाउस में थे, तो वो काम करते, डिलीवर करते। लेकिन कराची तो उनकी तरजीहात में नहीं थी। अच्छा चलें, कराची को छोड़ दें, उन्होंने लाड़काना नवाब शाह को कौन सा बना लिया? तो लाड़काना नवाब शाह को नहीं बनाया तो कराची की तरफ वो क्या ध्यान देते? और अरबों रुपए के इजाफी वसाइल 7वें कौमी मालियाती कमीशन में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मिले, जो 2008 में 7वां कौमी मालियाती कमीशन हुआ। फिर उसके बाद जब 2010 और 11 में ये 18वीं तरमीम हुई तो और इख्तियारात और वसाइल मिले। लेकिन उन सारे इख्तियारात और वसाइल को जो मिले उनको बरियोकार लाकर कराची को दुनिया का या एशिया का एक साफ तरीन तरक्की याफ्ता तालीम याफ्ता शहर बनाया जा सकता था। और उसका सबसे बड़ा डिविडेंड और फ़ायदा सूबाई सिंध को ही होता। यहाँ से दादू गोरख हिल तक एक ट्रेन चली जाती उसके पहाड़ी सिलसिलों में, जो उसका लेफ़्ट बैंक आउटफॉल जो ड्रेनेज है वो उसका निज़ाम सही हो जाता। और अरबों खरबों रुपए के वसाइल मिले, वो गए कहाँ? तो एक 15 साल का ऑडिट पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, कोई अदालती कमीशन ऐसा बनना चाहिए। इनका तो एक मजमू कि भाई ये पैसे गए कहाँ, मतलब एक कोई सवाल तो होना चाहिए। K4 जो 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी है, उसके ऊपर काम अब तक बाकायदा शुरू नहीं हुआ। दफातर बने, गाड़ियाँ खरीद ली, अरबों रुपए खर्च हो गए। फिर उसके बाद दूसरा सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा, वो भी रद्दी की टोकरी में आज तक पड़ा हुआ है। उसके बाद निकासी आब और कचरा उठाने का एक जदीद निज़ाम बनना था, कुछ जदीद चीज़ें होनी थी, वो नहीं हुई। तो मतलब ये कि 15 सालों में कराची को, हैदराबाद की जो जामिया है जिसके लिए PMLN ने मरकज़ से वज़ीर आज़म ने फ़ंड्स मंजूर किए हैं, लेकिन जगह देने में पीपल्स पार्टी कहती है, उनके कुछ वज़रा कहते हैं कि हमारी लाश पर से गुजर के ये यूनिवर्सिटी बनेगी। यानी एक दर्सगाह, एक तालीमी इदारा बन रहा है, एक जामिया, तो उसके लिए ये रवैया, तो मेरे ख़्याल में कराची को फिर कॉलोनी बनाना, कब्ज़ा करना और ये मरदमशुमारी में कम करके दिखाना, बल्दियाती इख्तियारात वसाइल ना देना, कराची के बड़े मंसूबों को शुरू ना करना, ये फिर जो जाली डोमिसाइल उस पर नौकरियां देना, असली डोमिसाइल वाले जो मैट्रिक करके यहाँ से बच्चे जो मास्टर्स करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट बनते हैं, प्रोफेशनल, वो बाइकिया और फूड पांडा में काम करते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो एहसास महरूमी, बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, ये अपनी तमाम हदों को अबूर कर गया है। अब अगर निगरान हुकूमत के क़याम में आपने बड़ी अच्छी निशानदेही कही है पॉइंट्स की तरफ। ये बताइएगा कि MQM ने बाईकाट क्यों किया इलेक्शन का? क्योंकि आपके बाईकाट करने की वजह से शायद पीपल्स पार्टी को स्पेस मिली और अब पीपल्स पार्टी के जो मेयर है वो कराची में मौजूद है। तो अगर आप लोग शायद बाईकाट ना करते तो शायद इनको ये मौका ना मिलता। हमारा बॉयकॉट उसूली था कि 70 सीटें अगर हमारी कम कर दी गई, ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी का इलाका औरंगी टाउन और ज़िला कुरंगीपुरा और ज़िला शर्की के कई इलाके, ठीक है ना, मलीर और लियारी और केमाड़ी के इलाक़ों में उन्होंने 20-20 हज़ार के हल्के बनाकर अपनी जो यूनियन काउंसिल की तादाद में बेतहाशा इजाफा कर दिया उसी फिगर नंबर में से, और हमारी 70 सीटों को कम कर दिया, हमें 90,000 के हल्के दिए। तो जमात इस्लामी, PTI और MQM के हल्के आपस में कॉम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो जमात इस्लामी को अगर 80-85 सीटें मिली थी तो 40-45 हम ले लेते अगर हम लड़ते, और PTI को अगर 30-35 मिली थी तो उसकी भी 20 सीटें हम ले लेते। तो हम तीनों का मुकाबला होता, हमारी कुल तादाद हमारी सीटों की वो रहती। असल तो जो सीटों का इजाफा था, फिर भी पीपल्स पार्टी का ही मेयर आता बाय हुक और क्रुक। मतलब ये कि हर तरह से ये फैसला था कि भाई कब्ज़े को मुकम्मल करना, और वो मुकम्मल होने की सनद है कि मेयर हमारा आ जाए और हमारी पार्टी के UC की तादाद, UC काउंसिल जो चेयरमैन की तादाद सबसे ज़्यादा हो, वो उन्होंने ज़बरदस्ती कर लिया। तो ये तो होना था, हम हिस्सा, लेकिन हमारे ना लेने से जमात इस्लामी को कम अज़ कम सबक मिला कि काश हम भी हिस्सा ना लेते, इतने ख्वार ना होते, अरबों रुपए खर्च ना करते, सोशल मीडिया की कैंपेन, और फिर MQM के साथ खड़े होकर जमात इस्लामी आज भी खड़ी हो जाए, हम बल्दिया की काउंसिल के बाहर इजलास करें, अंदर पीपल्स पार्टी का हो, फिर देखेंगे जो फैसले हम करेंगे उस पर उन्हें अमल करना होगा। तो अभी भी वक्त है, अपनी इज़्ज़त बचानी है, शहर की वो खिदमत करनी है, तो उन 50 सीटों पर भी इलेक्शन कराएं जिसका इजाफा होना है, जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद की हैं। तो ये मुतालबा करें इन इलेक्शनों को कलअदम करने का करें, या फिर जो फैसले हम करें
जो बजट हम बनाएं उस पर मुर्तज़ा वहाब अमल दरामद करें। हम ये बैठ के कर सकते हैं अवाम की ताकत से, वोटर की, वो वोटर जो 85% वोट गया ही नहीं है, हम ये मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि जमात इस्लामी इस बात पे तैयार हो। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि कराची एक तो रोशनियों का शहर था जिस तरह, और जितना रेवेन्यू कराची से इकट्ठा होता है शायद बाकी मुल्क से इतना इकट्ठा नहीं होता। कराची को पाकिस्तान की शहरक भी कहते हैं। तो ये कराची के मसाइल का हल क्या है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 20-25 साल हो गए पिछले, जिससे कराची में लड़ाई ही ज़्यादातर चल रही है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बहुत अरसे से, लेकिन कराची को वो कराची का हक़ नहीं मिल रहा, उसके नौजवानों को उसका हक़ नहीं मिल रहा, कराची के शहरियों का जो अपना खून पसीना उस शहर के लिए बहाते हैं उसको उनको हक़ नहीं मिल रहा। तो कराची के मसाइल का हल क्या है? देखिए, लाहौर, पेशावर, कोयटा भी अपने अपने सूबों के दारुल खिलाफ हैं। अल्लाह ना करे उनके साथ भी इसी तरह की सारी ज़्यादतियाँ हो ना, तो शायद हमारे कौमी इस्तेहकाम, कौमी सलामती, कौमी बका सलामती और कौमी तामीर व तरक्की और मजबूती और इस्तेहकाम पर इतना असर ना पड़े। एक ऐसा शहर जो 60% से ज़्यादा आज भी रेवेन्यू पूरे मुल्क के ख़जाने को देखता है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पिंडी का इन्हिसार भी कराची के रेवेन्यू पर है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो उसके बाद भी पॉलिसी सतह पर कराची को ओन ना किया जाए, कराची को उसकी बुनियादी ज़रूरतें ना दी जाएँ, कराची को फिर हैदराबाद को भी, और इसे सिर्फ एक ज़बान बोलने वालों का शहर समझा जाए। चले 35 साल पहले उस एक ज़बान बोलने वाले जो पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल, उनकी आबादी ज़्यादा थी, लेकिन अब तो यहाँ हर ज़बान बोलने वाला रहता है। पख्तूनों की एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। अब तो पूरा मुल्क यहाँ पर, बल्कि मुल्क छोड़ दे, बर्मा के लोग हैं यहाँ, वियतनाम के लोग हैं, अफ़गानी है, बंगाली है, ये तो अब वो सब यहाँ हैं। यहाँ के पानी इस्तेमाल करते हैं, निकासी आब, सड़कें, यहाँ का कचरा उठाने में वो कचरा, और हर साल इतने लोग जो एडल्ट हैं, जो बड़ी उम्र के, वो आते हैं। बच्चे तो पैदा होते ही हैं, लेकिन बड़े बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर इस शहर को ओन नहीं करेंगे तो आप उस शाख को काट रहे हैं जिस शाख पे बैठे हैं, उस मुर्गी को ज़बह कर रहे हैं जो सोने का अंडा दे रही है, उस गाय को काट रहे हैं जो आपको दूध दे रही है। तो ये सारी मिसालें तो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये मिसालें देने के बाद भी अगर होश के नाखून ना लिए जाएँ तो फिर अब एक ऐसा वक्त आ रहा है कि इस मरदमशुमारी को भी नज़रअंदाज किया गया, इसमें भी आबादी छुपाई गई और लापता की गई और हल्का बंदियाँ ना हुई, उसके मुताबिक हमें हमारी सीटें ना मिली, तो फिर कराची वालों के पास इसके अलावा कोई, अभी उनके मुंह में ठूसा ये जो पोलराइजेशन, जो तकसीम है दही सिंध शहरी सिंध की, ये पीपल्स पार्टी ने की, हमने नहीं। हमने तो सबको आज भी मिलाने की बात की, लेकिन पीपल्स पार्टी की इन पॉलिसी से लोगों के दिलों में और उनके मुंह पे, ज़बान पे अपने सूबे या इंतज़ामी यूनिट की बात आ रही है। हम उनको कब तक रोकेंगे? ये चीज़ें अब आ रही हैं। फिर इसके नतीजे में मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद जो बदअमनी होगी, उसके बाद जो यहाँ फसादात हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, तो फिर आप देखें उसके बाद इस मुल्क के कौमी इस्तेहकाम को ऐसा नुकसान पहुँचेगा कि फिर 10-20 साल तक आप दोबारा संभल नहीं सकेंगे। कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, ये कराची वाले कह रहे हैं। कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। तो बात यह है कि कब तक मैं आपके इसी खूबसूरत शेर के ऊपर जो है मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि लोग ब्रेक के दौरान आपके शेर से महजूज होते रहें। यहाँ पे एक लेते ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा, हम ज़रा पूछ ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। एमक्यूएम की एक बड़ी अहमियत रही है हमेशा पाकिस्तान की सियासत में। कराची से आपके पास 25-26 सीटें होती थी, हैदराबाद से होती थी। तो आप अब क्या देख रहे हैं आने वाले जनरल इलेक्शंस में? एमक्यूएम अपना दोबारा वो गेन कर सकेगी जो उसको लॉस हुआ 2018 के इलेक्शन में, और आप कराची और हैदराबाद में और बाकी भी सिंध में जो आपकी सीटें थी उनको लेने में आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और दुआ भी थी कि अगर एमक्यूएम को कोई भी जमात रिप्लेस करे तो वो मुकम्मल तौर पर करे, और फिर उसकी भी आवाम के साथ वैसी ही कनेक्टिविटी हो जैसी एमक्यूएम की हमेशा रही। लोग आदी हो गए एमक्यूएम के तर्ज की पॉलिटिक्स की, जिसमें गलियों और मोहल्लों में गटर का ढक्कन नहीं है तो वहाँ यूनिट के इंचार्ज को कह दिया और अगले दिन गटर का ढक्कन लग जाए। स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो एमक्यूएम के पास एक यकजहती, इत्तेहाद और उसके बलबूते पर एक जो ताकत थी ना,
और उसमें जो मुख्तलिफ महकमों की ब्यूरोक्रेसी थी वो जायज़ काम एमक्यूएम की बात सुनती थी और काम गटर उबल रहे हैं वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। चले एमक्यूएम को हटा दिया, माइनस कर दिया, कुछ उसकी अपनी गलतियाँ भी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको जिस तरह लोग चाहते थे कि हट जाएँ, तो मुझे बताएं कि अब एक खला है। तो मुझे यकीन है कि अब एमक्यूएम भी जो अपना क़िबला दुरुस्त करेगी, जिसके लिए हम दोबारा जमा हुए, मैं, खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई, हमारे दरमियान ये तय है कि उन गलतियों का हमें इज़ाला करना है, नंबर एक। नंबर दो, हमें एक देखें, हमारे दरमियान में बड़ा कौन छोटा कौन ये सवाल नहीं है, सरबरा खालिद मकबूल भाई हैं, लेकिन हमारे बाद कौन, असल सवाल ये है। 35 साल से कम उम्र की कोई लीडरशिप हमारे पास है, कोई टीम हमारे पास है, या किसी भी सियासी जमात में पाकिस्तान का मुस्तकबिल किनके हाथों में हमें देना है, कराची को हम आगे किस तरह बढ़ाएंगे, हमारा विज़न। लेकिन कोई इनोवेशन चाहिए, जिद्दत चाहिए, हमारी बसीरत है, तो उसके लिए हम काम करें। एक नई टीम, नया खून, नए चेहरे, नौजवान क़यादत, और पार्टी के काडर्स में भी और जो है वो इंतखाबात में भी इंशाल्लाह, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और गलतियों का इजाला करना है और एक फोकस एजेंडे पर काम करना है। फारूक साहब ये बताइएगा, जैसे एक भुट्टो साहब का दौर था जब उनकी पार्टी को ख़त्म किया गया, तो जतोई साहब चले गए, रामे साहब चले गए, खर साहब चले गए, उसके बाद मुशर्रफ दौर आया, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, फिर नवाज शरीफ जब गए तो मुस्लिम लीग काफ बनाई गई। तो क्या ये जब लंदन वाला वाक़या हुआ था तो कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर था कि आप लोग उस जमात को छोड़ें और एक नई जमात बनाएं? फिर आपकी अलहदगी हो गई, आप लोगों ने एमक्यूएम पाकिस्तान बना ली, फिर उसमें से भी धड़े निकल आए, आप अलग हो गए, मुस्तफ़ा कमाल अलग हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ये पुरानी वाली जमात में रहे। तो अब कोई प्रेशर था या क्या आप मुझे वजूहात बताएंगे जिसकी वजह से आप लोग दोबारा इकट्ठे हुए? बहुत से सोशलाइट होते हैं ना, जिसमें ताजिर हैं, कारोबारी हजरात, सनतकार और मीडिया के कुछ सीनियर लोग या दानिश्वर, वो बहुत सारी बातें करते थे जब हम लंदन से अलग हुए कि हमें अपना नाम बदलना चाहिए, हमें पाकिस्तान कौमी मूवमेंट, ये बराह रास्त की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसी बातें आती थी। और फिर उसी में आती थी कि भाई पीएसपी और एमक्यूएम अगर आपस में कोई इल्हाक करें, पहले तो बात थी कि भाई कि इंज़माम करें, उस वक्त भी आया तो हमने इल्हाक किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सका, मुझे अलग होना पड़ा, मेरी पार्टी ने उसको कबूल नहीं किया। वो सारी बातें 9 नवंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2017 में, गालिबन वो आपने देखी होगी। तो ये सारी बातों में कोई प्रेशर नहीं, एक लगता है कि हमें चूँकि सहूलत नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, रुकावटें हैं, हमारे जो साथी लापता है वो नहीं बाजियाब हो रहे, जो हमारे बेगुनाह साथी जेलों में हैं उनके मुकदमे नहीं चल रहे, इसी तरीके से जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो दफातर नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये जो हमारे दोस्त मशवरा दे रहे हैं तो हम अमल भी करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं। देखिए, जब एमक्यूएम लंदन से ऑपरेट होती थी तब भी इस तरह का प्रेशर था इनडायरेक्टली कि भाई आप उनको छोड़ें और कुछ और करें तो शायद आपको सहूलत मिले। तो ये, लेकिन एमक्यूएम को हमने नहीं छोड़ा और मैंने भी नहीं छोड़ा। एमक्यूएम ने मुझे कुछ अलग ज़रूर किया वक्ती तौर पर, लेकिन फिर हम सबको ज़रूरत महसूस हुई। मैं 2 साल से कह रहा था, तो मेरे ख्याल में हमने सब ने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, सब बहम शीर व शक्कर हुए हैं और ये इंटीग्रेशन अच्छा है। खालिद मकबूल भाई और मेरा और मुस्तफ़ा कमाल भाई, हम मेहनत कर रहे हैं। नीचे कुछ थोड़ा सा इसमें हिकअप्स या हिचकियाँ आती हैं, लेकिन उसको भी हम इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। और जो मैंने नैरेटिव दिया कि फोकस एजेंडा इंशाल्लाह होगा, और आइंदा हमने ये भी तय किया, मुझे यकीन है कि हम अब वजारतें नहीं लेंगे, किसी भी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट दे सकते हैं, स्पीकर का वोट दे सकते हैं, लेकिन अब हमारा इंटरेस्ट वजारतों में नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह हम जिस एजेंडे पे सियासी आइनी जो तरमीम और इस्लाहात है, नंबर 1 उसमें फिर बल्दियाती मौसर और एक बावसीला बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम, ये दूसरा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट जो है उसमें किस तरह कराची को और हैदराबाद को फंड्स मिल सकते हैं। तो ये सारी वो बातें बुनियादी होंगी जिस पर हम इंशाल्लाह सर्कुलर ट्रेन, K4, पानी का मंसूबा, इन सारी चीज़ों को फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अवाम फिर जो नाराज़ भी हैं वोट बैंक। भाई, पहले जो हमने देखा कि आपके आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी मेम्बरान मौजूद थे, पंजाब में भी आपकी एक्टिविटीज़ थी। अभी मैं टीवी के ऊपर ही एक ख़बर देख रहा था कि आप लोगों ने पंजाब से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो क्या इस दफ़ा जब जनरल इलेक्शंस आएंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान कराची, हैदराबाद, सिंध तक महदूद रहेगी या बाकी पाकिस्तान में भी अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी? हम पूरे मुल्क से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे।
लेकिन जो हमारा एक मसला है कि पहले हमें अपने खूंटे को, अपनी बेस, अपने मरकज़ को मजबूत करना है, जो यकीनन कराची, फिर हैदराबाद, फिर सिंध के कुछ शहर और नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, सखर, वहाँ हमें अपनी बेस को मजबूत करना है। वहाँ एमपीए की सीटें तीनों जगह से हमारी निकलती थी। वो इस तरह टेलरिंग की गई है, दर्जी इस तरह बैठा है पीपल्स पार्टी का, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन में जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने तो हद कर दी। हमारे 30% वोट कराची के आर्जी और मुस्तकिल पते, जो सेक्शन 27 की लाजमी शर्त है इलेक्शन लॉज की, उसकी खिलाफ वर्जी करके चौथे पाँचवें एड्रेस पे कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी से हलकों में डाल दिए उनके नाम, जो उनके घरों से बहुत दूर हो, और फिर कराची से बाहर हज़ारों वोट डाल दिए नवाबशाह में इधर उधर। तो मेरे ख़्याल में वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जब बेज़ाब्ती ख़त्म होगी तो, और हम जिस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इस खला को हम ही पुर करेंगे जो इस वक्त कराची में और सिंध के शहरों में है, और फिर एक मरतबा इंशाल्लाह एक मौसर सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरेंगे, और आइंदा हम उन गलतियों से गुरेज करेंगे जो माजी में हमसे हुई हैं। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है, एमक्यूएम ने हमेशा, उसके वर्कर्स ने भी, शायद आज भी आपके तमाम दफातर बंद है, खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। आपको पीटीआई चेयरमैन का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे आने वाले दिनों में, और तमाम पार्टियों को उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाएगी, या आपको पीटीआई का मुस्तकबिल जो अभी फ़िलहाल तापनाक नज़र आता है? देखिए, तमाम जो सियासी जमातें, उनकी आला क़यादत वो 70+ में जा रही है उम्र के एतबार से ना, तो एज इज़ नॉट विद हिज साइड, एज इज़ नॉट विद द साइड ऑफ पीटीआई और इमरान खान। उनको ये रियलिटी सामने होनी चाहिए। लेकिन उनकी फिर फिटनेस तो उन्होंने ऐसी 22 जैसे साल 50 साल मेहनत की, नौजवान होते नारों हैं। पर काम किया। हाँ, देखें, नारों पे रिलाई किया, नज़रियाती तौर पर जहनी इनकलाब बर्पा नहीं किया। वो कारकुनान उनकी सफ़ों में अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा काम किया, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास में उस तरह कारकुनान नहीं जो जेलों में जाएं, मारे खाएं और खड़े रहें। वो मुझे नहीं लगता उनकी जितनी जो लीडरशिप थी अपर मिडिल क्लास की, जो एमएनए एमपीए बनी, उसमें से 90% ने तो वफादारियाँ बदल ली। उससे एक मायूसी आई है उनकी सफ़ों में। तो वो कैसे सस्टेन करेंगे इस सारे जो कुछ भी उनके साथ अब हो रहा है, सही या गलत में उसमें नहीं जा रहा, और उसमें उनकी क्या गलती थी जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो भी एक लंबी दास्तान है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातों को अगर आप देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब किस तरह सर्वाइव करेंगे, उनके आगे की सियासत क्या होगी, ये हम सब देखेंगे क्या होता है। लेकिन एज उनकी साइड पे नहीं है, नज़रियाती लोग उनके पास नहीं है, और अब अगर उन्हें मौका मिला भी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी, तो मुख्तलिफ माफियाज़ उनके स्ट्रक्चर में आके वो एमपीएज़ और एमएनएज़ बन जाएंगे। और अभी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को नहीं देख रहा मैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को नहीं देख रहा कि वो माइल हों, और ये जो कुछ हुआ उसके बाद तो लोग डरे हुए हों, वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक सबसे बड़ा अलमिया है, जो डर और खौफ एक मरतबा ऐसी सिचुएशन में बैठ जाता है तो फिर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आते, फिर आपकी पार्टी खुद ब खुद हाईजैक हो जाती है। जैसे 92 के बाद एमक्यूएम में कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जिस तरह शिकायत आ रही है, जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा शिकायत है, पीटीआई को भी शिकायत है, और डेफिनेटली एमक्यूएम को भी हमेशा इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत रही है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन साफ़ और शफाफ करवा सकेंगे? देखें, मुझे इस्लामाबाद में तो जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन और उनके जो भी लोग हैं जिनसे मुलाकात होती, उनमें तो बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत ओपन नज़र आते हैं, बात को सुनते भी हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए आमादा भी होते हैं, और फिर कुछ ना कुछ इजाला भी होता है। लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन में जिस तरह हमने उनके सामने जब ये 110 केसेस तो हमने रखे कि भाई ये बेज़ाब्तगी हुई है, इनका मुस्तकिल पता और आर्जी पता दोनों पर इनका वोट नहीं है, तो ये कैसे कहीं और चला गया? घर के 5 अफराद का वहीं पर है लेकिन बाकी 5 अफराद का नहीं है, तो क्यों? ये 2 सालों में साजिश होती रही है ताकि हमारे हलकों में हमें कमज़ोर किया जाए, हमारा वोटर्स टर्नआउट कम किया जाए, और उस कम मार्जिन पे पीपल्स पार्टी आगे जाकर धांधली से कराची में मज़ीद नशिस्तें लें ताकि ये साबित करें कि वो अपना मेयर सही लाए हैं। उनकी अक्सरियत है कराची में। तो ये सारी चीज़ें उनको 15 साल बहुत आराम से, सुकून से ये सारी तैयारी करने का, ये लूट मार करने का, लोगों के बुनियादी हुकूक गस्ब करने का और अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने का उन्हें मौका मिला। और वो दरे पर्दा तो एक ज़माने में पीटीआई के भी अलाई रहे हैं,
और जो सेनेट में पीटीआई का चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी की मदद से आया था। फारूक सत्तार तो साहब, इसका मतलब है पब्लिक न्यूज़ को पीटीआई भी टाइम अगर देने आज का बहुत इतनी शुक्रिया। ज़्यादा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको बाद में भी बात करते रहेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरह फारूक साहब बात कर रहे थे, बात कराची की ज़्यादा हो रही थी। कराची क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान को फीड भी करता है, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो अर्बन माइग्रेशन है वो भी कराची जाके बसते हैं रोज़गार के लिए। तो उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। 15 साल से वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन शायद कराची के शहरियों को वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो उनको हकूक़ मिलने चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह बात हुई कि निगरान गवर्नमेंट भी आ जाएगी, अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता है या नहीं आता। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, और माशी इस्तेहकाम आएगा तो गरीब दो वक्त की रोटी खा सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।